ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में सीट कंप्लीट कर लिया था। कल मैंने बोला था एक टारगेट आपको दिया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उनको आप लिख कर ले गए हो। सब लोगों ने लिखा है। क्वेश्चंस तो चलो मैंने प्रोवाइड करवा दिए, एटलीस्ट लिखने का काम तो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्यों? हाँ, पढ़े थे तो लिखने का काम क्यों नहीं किया? बड़े बिजी हो यार तुम। देखिए, आपका जो सोइंग मेथड्स हैं और उसके बाद टेलेज, सोइंग मेथड्स का मतलब क्या होता है? मतलब वो प्रैक्टिस जिससे हम आपका जो सीड या कोई भी ऐसा प्लांट का पार्ट जिससे एक नया प्लांट प्रोपेगेट किया जा सकता है उसको यूज़ करते हैं और ग्रो करवाते हैं एक नए प्लांट में। तो सीड को जो प्रोपेगेशन करने का मेथड होता है वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं और कुछ हमारे मॉडर्न मेथड हैं। ट्रेडिशन की बात करें तो उसमें हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते थे, छिड़काव करते थे, और मॉडर्न टेक्निक्स में उसके बाद ड्रिल, जिसको हम सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं, फिर हमारी सीड कंफर्टी ड्रिल के नाम से, फिर हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रिल, है ना, और अभी सुपर सीडर जैसी मशीन जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। उसके अलावा प्लांट का अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि पोटैटो में आप लोग ट्यूबर की प्लांटेशन करते हो तो उसके लिए हम लोग प्लांटर को यूज़ करते हैं, या अगर आप डिबलिंग कर रहे हो तो डिबलर को यूज़ करते हो, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो ट्रांसप्लांटर को यूज़ करते हो। तो जो मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हमारा कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो इसमें आपका सीड जो होता है उसको स्कैटर किया जाता है फील्ड में, बट कभी भी प्लांट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो मेंटेन नहीं रखी जा सकती। मैंने क्या बोला? प्लांट टू प्लांट आपकी जो डिस्टेंस होगी या रो टू रो जो डिस्टेंस होगी उसको मेंटेन नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जब आप लोग सीड को स्कैटर करोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, तो उस समय आपकी डिस्टेंस को मेंटेन रख पाना पॉसिबल नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो आपका आता है यहाँ पर जो कॉन्ट्री प्लो के अंदर हम लोग उसके जो एक कॉन्ट्री प्लो होता था उसके पीछे जो है हम सीड को क्या करते थे? ड्रिल करते हुए जाते थे। ठीक है। अब उसमें जो था वो आपका दो मेथड हमारे आते हैं, एक केरा मेथड, एक आपका पोरा मेथड। क्या आता है आपका? एक केरा मेथड और एक आपका पोरा मेथड। तो ये हमारे क्या होता है? कॉन्ट्री प्लो, बिहाइंड द कॉन्ट्री प्लो। बिहाइंड द कॉन्ट्री प्लो। और ये कॉन्ट्री प्लो आप सब लोग जानते हैं, इसमें दो मेथड हैं हमारे, एक कैरा है और एक आपका पोरा मेथड है। ठीक है। कैरा मेथड जो है और पोरा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताता हूं। सबसे पहले कैरा है, तो कैरा में क्या होता है? एक आपका कॉन्ट्री प्लो है इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आपका एक पर्सन है यहां पर जो कि इसको क्या करता जा रहा है? ओपन करता हुआ चल रहा है। समझ में आया?
मैंने क्या बोला, आपका बिहाइंड द कंट्री फ्लो है। इसमें होता क्या है, एक पर्सन है जो कि यहाँ पर स्टैंडिंग है और वो इसको मूव ऑन करवा रहा है। जैसे जैसे फील्ड ओपन होता जाएगा उसमें सीड को प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, कैरा मेथड है। पर बाद में क्या हुआ, इसी का इंप्रूवमेंट हुआ और इसके साथ एक पाइप को अटैच कर दिया गया और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा था, इसलिए यहां पर हमने नाम क्या दे दिया, पोरा मेथड। कैरा में 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और पोरा के अंदर आपका 1 पर्सन ही रिक्वायरमेंट होता है। बट दोनों ही किस में आते हैं, आपके कॉन्ट्री प्लो, बिहाइंड द कॉन्ट्री प्लो, जो कि हमारा ट्रेडिशनल सोइंग मेथड है, ठीक है। ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि आपके ट्रेडिशनल टाइम से यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, आपका सोइंग के लिए सीड ड्रिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। किसको, सीड ड्रिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सीड ड्रिल के बाद आपका सीड कम फर्टी ड्रिल आया, सीड कम फर्टी ड्रिल आया। और इनसे भी पहले एक मेथड और था जिसको हम लोग नाम जानते थे डिबलिंग के नाम से, डिबलिंग मेथड। अब कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि सर डिबलिंग में और ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है। डिबलिंग में आप लोग क्या करते हो, सोइल है, सोइल में नॉर्मली आपका एक पॉइंटर की हेल्प से एक होल किया जाएगा, उस होल के अंदर सीड को प्लेस किया जाएगा और मिट्टी को कवर कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज डिबलिंग मेथड। बट देयर आफ्टर आपका ड्रिलिंग मेथड क्या होता है, इसमें एक कॉन्टिन्यूअस सीड जो है आपका प्लेस किया जाता है एक पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर और प्लांट टू प्लांट आपका स्पेसिंग को मेंटेन रखते हुए। ये हमारा यहां पर क्या होता है, ड्रिलिंग सिस्टम। ड्रिलिंग के बाद आपकी सीड की ड्रिल करते हुए, सीड की सोइंग करते हुए उसके साथ में फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया गया और उसको हमने नाम दिया सीड कम फर्टी ड्रिल। हमेशा सीड जो होता है उससे फर्टिलाइजर्स को अलग रखा जाता है। सीड कंपार्टमेंट और फर्टिलाइजर कंपार्टमेंट दोनों ही अलग होते हैं और उसी मेथड को हम लोग नाम देते हैं सीड कम फर्टी ड्रिल। व्हाट आई एम सेइंग हियर, सीड कम फर्टी ड्रिल, यानी कि उसको हम लोग सीड ड्रिल और फर्टी ड्रिल यानी कि दोनों के नाम से ही जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि उसमें सीड का भी प्लेस किया जाता है और फर्टिलाइजर का भी प्लेसमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया क्या, सीड कम फर्टी ड्रिल। उसके बाद में आपका आया यहां पर हैप्पी सीडर और उसके बाद में आपका आया यहां पर आपका सुपर सीडर। और इन दोनों का ही जो ओरिजिनेशन है वो कहां से हुआ, जीरो टिल ड्रिल। किससे हुआ आपका, जीरो टिल ड्रिल। जीरो टिल ड्रिल इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू प्लेस द सीड वेयर टिलेज प्रैक्टिस हैज नॉट बीन डन। समझ में आ गया, जहां पर अभी तक टिलेज प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, सीड को डायरेक्टली सोइंग की जाती है। और ये मेथड जो आपका फॉलो किया जाता है ज्यादातर राइस के फील्ड में, जो वीट की हम लोग सोइंग करते हैं वो हमारा मेथड होता है। आप लोगों ने देखा है इस चीज को, आजकल प्रेजेंट टाइम में इसको काफी प्रमोट किया जा रहा है। क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं सोइल में। और हमारा जो प्लांट रेजिड्यू के द्वारा जो लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, इकोलॉजिकल लॉस होता है, उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। अभी अगर हम बात करें तो राइस की एक ऐसी क्रॉप है जिसको वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जैसे कि आजकल जो न्यू मेथड है, फॉर एग्जांपल एसआरआई मेथड है जो कि अभी रिसेंट में एग्जाम में आया था यूपीएससी में। उसके अलावा डेपोग मेथड जो नर्सरी के लिए है। इसके अलावा हमारा जो ड्राई सीड बेड जिसके अंदर हम डायरेक्टली सीडिंग करते हैं राइस की, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे वो मेथड हैं जिनके अंदर हम वाटर को तो कंजर्व कर ही रहे हैं, साथ में आपके रिसोर्सेज को बचाते हुए एज वेल एज हम लोग प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन रेज होता है कि सर कैसे, मैं इसका आइडिया देता हूं आप लोगों को। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में, आज मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो उस समय मैंने बात की थी कि हम लोग जब राइस की कल्टीवेशन करते हैं, मैंने क्या बोला, जब राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें हम लोग वाटर को क्या करते हैं, स्टेगनेंट कंडीशन में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। वाटर आपका स्टैंडिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि फील्ड के अंदर आपका नाइट्रोजन को हम लोग बार बार बोलते हैं कि 2 प्रकार से लॉस देखा जाता है, एक तो लीचिंग लॉस होता है, एक आपका एनवायरमेंट लॉस होता है, यस और नो।
एक आपका लीचिंग लॉस है, एक आपका एनवायरमेंट लॉस है। एनवायरमेंट के अंदर वोलेटिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गैस फॉर्म में नाइट्रोजन आपकी एनवायरमेंट में चली जाएगी। समझ में आ गया? और वो हमारी कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा, हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्या कर जाएगा? लीच डाउन कर जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। और जब हमारा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका एनवायरमेंट में जाता है तो उस केस में ये क्या करता है? N2O, ये आपका ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं आपके CH4 मीथेन की बात करते हैं तो ये भी एनवायरमेंट में जाता है, लेकिन ये एनवायरमेंट में आपका जाता है तो किस कंडीशन में जाता है? जब सोइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा और उस कंडीशन में वाटर आपका स्टेगनेंट कंडीशन में है, एक एनाएरोबिक कंडीशन है। देखिए होता क्या है, सोइल के अंदर जब आपका वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में होगा तो फील्ड में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उस समय आपका जो मीथेन गैस है वो सोइल में से क्या होती है? रिलीज होती है एनवायरमेंट में, और वो कोज करती है आपका ग्रीन हाउस गैस का एक रीजन बनती है। या ग्रीन हाउस गैसेस में से एक एग्जांपल क्या है आपका? CH4 है, मीथेन है। और जब ये आपका एनवायरमेंट में जाएगी तो ये ग्रीन हाउस गैस का क्या बनेगा? आपका रीजन रहेगा। अब याद रखना, जहां पर सोइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है वहां पर CH4 रिलीज होगा, और जहां पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होता है वहां पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो वहां पर आपका जैसे आंध्र प्रदेश है या फिर आपका तमिलनाडु है, उस एरिया में नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्टर्न या खासकर आपके वेस्ट बंगाल की बात करते हो तो वहां पर मीथेन का रिलीज ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एरिया में आपका जो रेजिड्यू है या फिर ऑर्गेनिक मैटर है वो सोइल में क्या प्रेजेंट है? ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आपका यहां पर बात की जाए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है बेटा? कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, तो ये हमारा क्या था? आपका सोइंग मेथड थे। इसके अलावा आपका प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग भी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? आपका प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटिंग? प्लांटिंग क्या होता है? जब प्लांट का कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल ट्यूबर है, फॉर एग्जांपल रूट का पार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई स्टेम का पार्ट है, उसको जब हम लोग क्या करते हैं? आपका ग्रो करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटिंग। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पोटैटो को ट्यूबर की हेल्प से आप लोग क्या करते हो? ग्रो करवाते हो, वो हमारा क्या है? प्लांटिंग। नेक्स्ट आपका है ट्रांसप्लांटिंग। इनिशियल स्टेज में आप लोग क्या करते हो? आपके प्लांट को नर्सरी में ग्रो करवाते हो और उसको फिर से क्या करते हो? फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोलते हैं? आपका ट्रांसप्लांटिंग। तो ये ट्रांसप्लांटिंग जो होता है वो हमारा जब प्लांट को इनिशियल स्टेज में ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है तब दिया जाता है। और याद रखना, आपका ट्रांसप्लांटिंग जो है वो राइस के अंदर या फिर ज्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर या फिर वेजिटेबल क्रॉप के अंदर इसको क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन क्रॉप के अंदर इनिशियल स्टेज में आपके सीड को काफी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। और आप सब लोग जानते हो कि अगर एरिया बड़ा होगा तो केयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर नर्सरी की बात करें तो नर्सरी हमेशा 1/10 है ना। अगर आपका 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर का आपका 10 पार्ट जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं? नर्सरी को ग्रो करवाते हैं। एंड दिस इज नोन एज कि आपका नर्सरी का एरिया जो है वो स्मॉल एरिया है और उसमें कल्टीवेशन करना जो है वो क्या हो जाएगा? आपका इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं? नर्सरी को रेयरिंग करवाते हैं। तो ये हमारे क्या थे? सोइंग मेथड से। एक बार देख लीजिए इनको। चलिए, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है?
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके टीलेज की, लेकिन टीलेज से पहले एक मेथड आपका और बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिबलिंग। क्या बोलते हैं? डिबलिंग। देखो डिबलिंग के बारे में आप सब लोग वैसे तो जानते हैं, लेकिन डिबलिंग के अंदर एक चीज आपका होता है, जब रिज के ऊपर आप लोगों ने कई बार देखा होगा रिज एंड फरो, ऑब्जर्व किया कभी? तो डिबलिंग जो होती है ना, वो हमेशा उन सीड की जाती है जिनका सीड बोल्ड साइज का होता है। ये नाबार्ड 2018 या 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि कब था, लेकिन नाबार्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो सीड जो है वो कितनी, मतलब उसकी रिज के ऊपर कितनी डेप्थ के ऊपर प्लेस किया जाता है, 1/3, 1/2, या फिर नीचे से 1/3 या ऊपर से नीचे 1/3। ठीक है, हमेशा ये आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार से कंफ्यूज करता है। आपने रीज एंड फ्रो के बारे में सुना है सब लोगों ने? डू यू नो अबाउट रीज एंड फ्रो? क्या होता है रीज एंड फ्रो? शोम शोम है ना? अच्छा चलिए, हाँ अब बोलिए बैठकर। वेरी गुड, लाइक दिस। ये हमारा क्या होता है? रिज एंड फरो। दिस इज पार्ट इज रिज एंड दिस इज फरो। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, सीड जो प्लेस करते हो या तो ऊपर से यहां करोगे या इधर से करोगे, तो ये हमेशा क्या होता है, ऊपर से, इस पार्ट से 1/3 पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 3 सेंटीमीटर, सो यू विल प्लेस द सीड on 1 centimeter from the above. Okay, so always remember that आपका सीड कहां प्लेस किया जाता है? 1/3 from the above of ridge। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सीड का प्लेसमेंट होता है 1/3 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमेशा समझना पड़ेगा कि सीड का प्लेसमेंट कहां किया जा रहा है, किसके अंदर? आपके डिबलिंग मेथड के अंदर। और डिबलिंग हमेशा बोल्ड साइज के सीड। क्या पॉसिबल है स्मॉल साइज के सीड को प्लेस करना? नो। तो हमेशा याद रखना बोल्ड साइड का या जो आपका बड़े साइज का सीड होता है उसी का क्या किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा यहां पर क्या रहा, आपका डिबलिंग रहा। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कभी भी, तो उसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके टीलेज के बारे में बात करते हैं। तो टीलेज जल्दी से बताइए कि कितने टाइप का होता है? टीलेज केवल 2? आर यू श्योर? ऑनलाइन टीलेज कितने टाइप का होता है? जी राम कुमार जी, 3 के नाम ले रहे हो, 3 बताइए कौन कौन से हैं। माइक ओपन कर लो। बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही राम कुमार जी। एक सेकंड रुकिए, भावनाओं में बहना बंद करिए। आई थिंक सो कोई ना कोई दिक्कत यहां से है। हाँ अभी बोलिए। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी? प्राइमरी सेकेंडरी एंड जीरो टीलेज। आर यू श्योर कि जीरो टीलेज एक अलग टीलेज का टाइप है? बताइए जरा। प्राइमरी सेकेंडरी और जीरो टीलेज, क्या जीरो टीलेज आपका कोई आपके टीलेज का टाइप है? देखिए ये हमारा सीड की सोइंग का मेथड है। क्या है आपका? सीड की सोइंग, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और याद रखना कि नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं, आपकी टीलेज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रिपरेटरी टीलेज और एक होती है आफ्टर कल्टीवेशन। क्या होता है आपका? एक होता है प्रिपरेटरी टीलेज और एक और आपका क्या होता है, आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टीलेज को आप लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हो। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और ईयर राउंड टीलेज। समझ में आ गया? सबसे पहले जो टीलेज है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, आराम से देख लेते हैं यहां पर लिखकर। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपका 2 टाइप का है। एक हमारा
प्रिपरेटरी टिलेज, और एक आपका क्या है यहां पर आफ्टर कल्टीवेशन। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग इंटर कल्चरल ऑपरेशन जो करते हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं किस में, आपका आफ्टर कल्टीवेशन में। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने यहाँ पर, कि जो आपका इंटर कल्चरल ऑपरेशन है उसको हम लोग काउंट करते हैं किस में, आफ्टर कल्टीवेशन में, ठीक है। और जो हमारा प्रिपरेटरी टिलेज है उसको हम लोग काउंट करते हैं किस में, आपके तीन है इसके अंदर, एक है प्राइमरी और एक है आपका यहाँ पर सेकेंडरी और एक है आपका यहाँ पर ईयर अराउंड टिलेज। प्राइमरी टिलेज की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके इंप्लीमेंट यूज किए जाते हैं उनके बिहाफ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि प्राइमरी टिलेज के अंदर आपके जो प्लो हैं, जितने भी आपके प्लो हैं, अब प्लो के अंदर आपका मोल्ड बोर्ड प्लो आ जाएगा, इसके ही अलावा आपका यहाँ पर डिस्क प्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लो होंगे वो किस में काउंट होंगे, आपके यहाँ पर प्राइमरी में। लेकिन सेकेंडरी के अंदर जो आपके हैरो होंगे, ठीक है, या आपका कल्टीवेटर है या आपका लेवलर है या आपका कल्टीपैकर है, ये सभी किस में काउंट होते हैं, आपके यहाँ पर सेकेंडरी टिलेज के अंदर। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है और हम लोग क्यों इसको डिवाइड करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग जब प्राइमरी टिलेज करते हैं तो फील्ड के अंदर बड़े बड़े क्लोड्स आपके आ जाते हैं, और हमेशा प्राइमरी टिलेज जो होती है वो डीप टिलेज होती है, मतलब बिल्कुल डीप के अंदर हम लोग उसको ओपन करने का काम करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फील्ड को हम लोग ओपन करना चाहते हैं दो केसेस के अंदर। या तो आपका वहां पर क्या हो चुका है, फील्ड में आपका कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, और कॉम्पैक्शन ज्यादा होने की वजह से रूट जो है वो सोइल के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाती है, और इसलिए हम लोग उस कॉम्पैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं, आपका टिलेज यूज करते हैं। सेकेंड थिंग आपका क्या होगा कि जब हम लोग आपकी प्राइमरी टिलेज को करते हैं तो कॉम्पैक्शन के साथ साथ सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसीलिए आपका प्राइमरी टिलेज जो है वो बार बार रिकमेंड नहीं किया जाता। प्राइमरी टिलेज जो है उसके अंदर मोल्डबोर्ड प्लो, चीजल प्लो या सब सोइलर, इन तीनों की अपना अपना टाइम पीरियड है जिसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना चाहिए। मोल्डबोर्ड प्लो जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 2 to 3 ईयर। मैंने क्या बोला, मोल्ड बोर्ड प्लो, दिस इज रिकमेंडेड आफ्टर 2 to 3 years, and thereafter chisel plow, this is recommended after 3 to 4 year, and subsoiler is always recommended after 5 year। और आपको पता होना चाहिए सब सोइलर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर 60 to 90 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर ये वर्क करता है। चीजल प्लो आपका 30 to 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर जो वर्क करता है वो क्या करता है, आपका यहाँ पर मोल्ड बोर्ड प्लो वर्क करता है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलो बेटा सभी को। तो मोल्ड बोर्ड प्लो जो है वो आपका डेप्थ पे वर्क करेगा 25 to 30 सेंटीमीटर, ये वर्क करेगा 30 to 40 सेंटीमीटर, अप टू 45 भी हो सकता है, और ये वर्क करेगा 60 to 90 सेंटीमीटर। अब यहां पर समझने का क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग ये जो इंप्लीमेंट है ये हमेशा मोर देन 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर जो होता है उससे ज्यादा पे वर्क करता है। वैसे तो आप लोग इंजीनियरिंग में इसको पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये जितने भी इंप्लीमेंट है ये मोर देन 45 हॉर्स पावर जो आपका पावर होता है, ट्रैक्टर होता है उसका, उससे ऊपर पे ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। मैंने क्या बोला, मोर देन 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पे आपका वर्क करेगा।
ठीक है। अदरवाइज ये हम लोग इंप्लीमेंट को यूज उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको खींचने के लिए, उनको ड्रैग करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए हमेशा जो प्राइमरी टिलेज किया जाता है वो पावर के ट्रैक्टर के किया जाता है। और उसके बाद हमारे जो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन होते हैं वो हमारे होते हैं जो फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए, फील्ड को लेवल करने के लिए, फील्ड के अंदर क्लोड को, साइज को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, यहां पर सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस होते हैं। अब यहां पर एक इंप्लीमेंट है जिसको आप लोग जानते हो अच्छे से। इंप्लीमेंट का नाम है आपका रोटावेटर। क्या है इंप्लीमेंट का नाम आपका? रोटावेटर। रोटावेटर एक ऐसा इंप्लीमेंट है जो कि प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंप्लीमेंट दोनों की फॉर्म में यूज किया जाता है। और इसीलिए आपका इस इंप्लीमेंट को हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। किस केस में जरा बताइए? इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं किस केस में, जरा जल्दी बताइएगा। एक जगह पे इसका जो रिकमेंडेशन है वो नहीं दिया जाता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। जब कंजर्वेशन टिलेज की बात आती है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर में, तब हम लोग आपका जो यहाँ पर रोटावेटर है उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो वर्ड कंजर्वेशन आता है तो कंजर्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। कंजर्वेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उनको क्या करना, कंजर्व करना। और मेनली जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी से रिलेटेड है कि नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करते हुए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज किया जाए। लेकिन जब आप लोग यहां पर समझोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में एक कंजर्वेशन टिलेज आप लोग पढ़ते हो, और कंजर्वेशन टिलेज का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोइल को कंजर्व करना, और सोइल के अंदर जो प्लांट रेजिड्यू है उसको कंजर्व करना, सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंजर्व करना, सोइल के ऊपर प्लांट रेजिड्यू को मेंटेन रखना, सोइल के ऊपर प्लांट रेजिड्यू का बैलेंस रखना, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्वेशन टिलेज का। और कंजर्वेशन टिलेज पार्ट है किसका? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। और कंजर्वेशन टिलेज में हम मेन जो है फोकस करते हैं कि सोइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और आप सब लोग जानते हो जब सोइल का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है तो सोइल सेफ रहेगा या सोइल का लॉस ज्यादा होगा? डेफिनेटली सोइल का लॉस ज्यादा होगा। इसलिए आपका रोटावेटर जो है उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है कंजर्वेशन टिलेज के केस के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है। तो वहां पर आपके प्राइमरी टिलेज के इंप्लीमेंट जो होते हैं कोई भी रिकमेंड नहीं किया जाता, वहां पर सारे सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट जो होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। इसलिए आपका आंसर जब भी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीमेंट कैन बी यूज्ड या कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंजर्वेशन टिलेज, सो यू विल नेवर आंसर द रोटावेटर। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हो कि आपकी जो टेक्निक होती है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की उसमें आता है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, SRI मेथड, डेपोक नर्सरी। ठीक है। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा लीफ कलर चार्ट, ये भी इसी का पार्ट है। यानी कि जो भी टेक्निक में हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारे ये सारे नाम आते हैं। और उसमें वो लोग ऑप्शन में आंसर देते हैं रोटावेटर का, और हम लोग सोचते हैं कि रोटावेटर से हम लोग प्लांट रेजिड्यू को मिक्स करते हैं इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इसी का पार्ट होगा। लेकिन याद रखना रोटावेटर कभी भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का भी पार्ट नहीं होता, इसलिए उस टाइम आंसर क्या चला जाएगा आपका? रोटावेटर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है आने वाले टाइम में, तो लेकिन जब हो तो उस समय आप लोगों का आंसर आराम से होना चाहिए। जरा बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, प्राइमरी टिलेज और ये। नेक्स्ट आपका है ईयर अराउंड टिलेज। देखिए ईयर अराउंड टिलेज आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कुछ कि जब फील्ड के अंदर, फील्ड के साइड में, आप लोगों ने देखा होगा फील्ड के साइड में जो आपकी क्या कहते हैं बंड्स होती हैं उनके ऊपर आपका ग्रासेस वगैरह ग्रो कर जाते हैं, और आप लोग जानते हैं कि अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में वही ग्रास क्या होगा, फील्ड में भी एंटर कर जाएगा। तो इसीलिए आप लोग उनको डायरेक्टली क्या करते रहते हो, कंट्रोल करते रहते हो ईयर द राउंड, या तो हर्बिसाइड्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, या
फिर आप लोग क्या करते हो, उसको मैनुअली या फिजिकली जो है उसको कंट्रोल करते हो। और नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पर आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन जितने भी आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं वीड को रिमूव करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को एप्लीकेशन करने के लिए, वो सारे हमारे काउंट किए जाते हैं किसमें, आफ्टर कल्टीवेशन में। अब जरा बताइए क्या इनको याद करने की रिक्वायरमेंट है, क्या इनको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को? नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट टिलेज। टिलेज क्या होता है? अब यहां पर टिलेज की बात मैं कर लेता हूं आराम से। देखो टिलेज का मतलब है सोइल का फिजिकली मैनिपुलेशन करना, सोइल को मिक्स करना, सोइल को जो है आपका उल्ट फेर करना, या फिर कह सकते हो उसको मिक्स करने का काम करना। नेक्स्ट क्या होता है, सोइल के अंदर जब टिलेज करते हो उसके बाद की जो फील्ड की कंडीशन होती है उसको आप लोग नाम देते हो टिल्थ। क्या देते हो आप लोग? टिल्थ। टिल्थ आइदर इज गुड आइदर इज द बैड। मैंने क्या बोला? टिल्थ आपकी गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। गुड होगा अगर फील्ड हमारा प्रॉपरली लेवल्ड है, फील्ड के अंदर आपके जो पार्टिकल के साइज है वो स्मॉल है, लेकिन अगर वो आपका बैड टिल्थ है इसका मतलब फील्ड के अंदर क्लोड्स जो के साइज है क्या है आपके, बड़े हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट टिल्थ इज नॉट प्रूविंग दैट इट इज गुड कंडीशन ऑफ फील्ड। नो, टिल्थ इज आल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज गुड एंड वन इज बैड, है ना। गुड है तो आप सोइंग कर सकते हो, लेकिन बैड है तो आप लोग सोइंग नहीं कर पाओगे। बताइए समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, ये हमारा यहां पर क्या रहा? यू डिडंट गेट द पॉइंट, विच वन? ओके डियर, always remember that what do you understand by tilt. For example, you have take a bath and thereafter your hair was rugged, okay, but after the comb your hair आपके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। पहले क्या थे, एंटेंगल्ड थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बाद में क्या हुए, सही हो गए। लेकिन अगर वहीं पर आपकी फ्रेंड आपका कॉम्ब करती है तो समटाइम क्या होता है, उसने ऐसे ही ऐसे कर दिया लेकिन नीचे से जो हेयर थे वो एंटेंगल्ड रह गए। Are you getting my point? So hair condition is after the combing. You cannot precise that hair will be good after the combing. It will depend on that how you have combed your hair. Are you getting my point? Same like in the soil, when you will plow, when you will use the harrow, when you will use the cultivator, after that if the clod size, soil particle size are large, at that time field condition is not that much good. But if you are tilling the very well and your particle size of soil are very fine and very finely distributed with a level land, then you can say that field condition is very good, and that time your tilth is very good. Are you getting my point? So this is the tilth. ओके, तो टिल्थ जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग उसके अंदर सॉइल में टिलेज कैसे करते हो। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि टिलेज को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? टिलेज को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, क्या आप बता सकते हो? टिलेज की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है? टेक्सचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोइल का टेम्परेचर, उससे भी बढ़िया। सोइल का एरेशन, वो और बढ़िया है। हाँ आप बोलिए। वीड कंट्रोल, बहुत बढ़िया। और पोरोसिटी, बहुत बढ़िया। मॉइस्चर कंटेंट, ओके गुड, यस। पंजेंसिटी, बल्क डेंसिटी में पंजेंसी, सोइल के अंदर कब से पंजेंसी हो गई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों आप बताइए बेटा, सोइल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूनुस, वीड मैनेजमेंट किसने बोला? वीड मैनेजमेंट किसने बोला? अरे वीड मैनेजमेंट किसने बोला? सही बोला है, अब तो बता दो।
हाँ तो आप बताइए ना यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, और यूनुस आप बताइए, व्हाट आर यू सेइंग? चप्पल दे मेरे को यहाँ से। सोयल कलर कैसे चेंज हो जाएगा अगर टीलेस करोगे तो? देखो मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार सुनिए 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 सुनिए, डोंट वरी। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे अभी एक एग्जांपल याद आया है ना, जब इसने बोला एक्चुअल में आपका सोयल कलर का ही किसी बच्चे ने पूछा होगा, है ना, बहुत बड़ी कोचिंग है और बहुत बड़े अपने आप में वो बने फिरते हैं, और उनसे पूछा गया कि सोयल का कलर जो है वो कैसे चेंज होता है, तो वो भाई साहब बोलते हैं कि पानी डालोगे तो सोयल का कलर चेंज हो जाएगा। वही बात आपके साथ है, टिलेज करोगे तो सोयल का कलर चेंज हो जाएगा। अरे मतलब पूछा गया कि सोयल का कलर पानी डालने से कैसे चेंज होगा, तो भाई साहब बताते हैं कि आपने देखा नहीं, पहले सोयल जो होती है वो हल्की दिखती है, कलर उसका लाइट दिखता है, लेकिन जैसे ही पानी डालोगे वो डार्क दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा बड़ा ज्ञान आया यार, ये तो नई रिसर्च आई है ना, आगे भेजना पड़ेगा, आईसीआर से अभी अवार्ड दिवाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है जो आईसीआर को अवार्ड मिलता है किंग बोर्डन का, वो इनको ही मिलना चाहिए, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं। क्योंकि रीजन क्या है, आप लोग वो बात मान लेते हो। देखो कलर चेंज टिलेज से नहीं होने वाला। सबसे पहले तो आपको इनाम देना पड़ेगा। सोयल का टेक्सचर कैसे चेंज होता है जरा बताइए मुझे। टेक्सचर इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सोयल विच रिमेन द कांस्टेंट, आपका सेम रहता है आपका अनटिल अनलेस आउटसाइड से आप लोग टेक्सचर को ऐड नहीं करते। टेक्सचर का मतलब होता है सैंड, सिल्ट और क्ले। प्रोपोर्शन कितना है सोइल में, दैट इज नोन एज टेक्सचर, एंड टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ टिलेज, बट यू कैन से दैट स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ टिलेज। पहला जो चेंज होगा वो स्ट्रक्चर में चेंज होगा। स्ट्रक्चर जो होगा उसका ब्रेकडाउन कर सकते हो, पार्टिकल को आप स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कर सकते हो, वो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली बात करिए, हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले आप अपनी बॉडी के ऊपर एक हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बिगड़ने वाला है? क्या आपके जीन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? है आपका जीन तो आज भी यही है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि आप पहले जो दिख रहे थे अपने पेरेंट्स का जीन थे और जैसे ही हथौड़ा मारा किसी और का जीन बन गए, ऐसा हुआ था कभी? नहीं, है ना। ये चीज तो सेम रहने वाली है। तो वही टेक्सचर है। टेक्सचर तो क्या था, उसका जीन था जिससे वो बना। सेकंड क्या है, स्ट्रक्चर, जो आपकी बॉडी है। सबसे पहले जो चेंज देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा, आपका बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब आता है आपका बल्क डेंसिटी। आपने देखा होगा सोइल के अंदर जो बल्क डेंसिटी होती है वो चेंज होती है, लेकिन बल्क डेंसिटी से पहले आपका वर्ड आता है पोरोसिटी। क्या बोलते हो आप लोग? पोरोसिटी। पोरोसिटी जो होती है वो क्या होती है, सोइल के अंदर पोरस स्पेस कितना है। सोइल के अंदर दो प्रकार के पोर होते हैं, एक माइक्रोपोर और एक आपके मैक्रोपोर। तो सोइल के अंदर जो आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, जो वाटर जो होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है सोइल में जब पहली बार वाटर आपका एंटर करता है सोइल में, जब सोइल आपकी अनसैचुरेटेड कंडीशन में होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आपका इनफिल्ट्रेशन। और नेक्स्ट आपका आता है यहां पर परकोलेशन। परकोलेशन जो होता है वो भी इससे आपका क्या होगा, चेंज होगा। सोइल का इरोजन जो है वो भी इससे कंट्रोल हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या आपका डिक्रीज भी हो सकता है। अगर सोइल को सोइल इरोजन जो है वो कब डिक्रीज हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारी क्ले सोइल है। क्ले सोइल में कॉम्पैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और क्ले सोइल के अंदर आपका जो कॉम्पैक्शन ज्यादा होने की वजह से आप लोग देखने को मिलता होगा कि रन ऑफ लॉस उसके ऊपर से ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग टिलेज कर देते हो तो फील्ड आपका ओपन हो जाएगा, कॉम्पैक्शन आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से सोइल में जो आपका इनफिल्ट्रेशन रेट अगर इंक्रीज होगा, पोरोसिटी अगर इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोरोसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है बल्क डेंसिटी के साथ, और बल्क डेंसिटी भी यहां पर क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि सर सोइल की ये प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। तो देखो जब हम सोइल को पढ़ते हैं तो हम अच्छे से इनके बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी तक जितना आपको समझ में आया उतना आपको समझना पड़ेगा कि टिलेज की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो हम तब जान लेंगे। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि सोइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर अफेक्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ टिलेज। ठीक है। उसके बाद कलर के ऊपर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कलर जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका या तो मिनरल मैटर या
आपका ऑर्गेनिक मैटर या सोइल के अंदर ह्यूमस, इन सब चीजों के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है, ना कि सोइल के अंदर वाटर की वजह से, ना कि सोइल के अंदर। हाँ, टेम्परेचर इसके अंदर जरूर रोल प्ले कर सकता है, वो उसका इफेक्ट हमेशा लॉन्ग टाइम के बाद होगा, इंस्टेंट उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर राइज होगा तो ऑर्गेनिक मैटर आपका कन्वर्ट होगा और वो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, और ह्यूमस में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली वो सोइल को क्या करेगा, ब्लैक करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो यहां पर इनडायरेक्ट फैक्टर कौन से हैं, डायरेक्ट फैक्टर कौन से हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर आपका डायरेक्ट फैक्टर जो है वो मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि सोइल को आपका क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ठीक है, ये मेजरली तीन फैक्टर हैं जो कि सोइल के कलर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मिनरल मैटर यानी कि जिस पेरेंट से ये बना हुआ है, जो मिनरल उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी रेड सोइल की बात करते हैं, तो रेड सोइल आपने देखा होगा कि आपके साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेजेंट है, खासकर जैसे तमिलनाडु रीजन में। तमिलनाडु में आपका जो रेड सोइल है वहां पर आपका प्रेजेंट है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और उन ऑक्साइड्स की वजह से, मेजरली जो आयरन ऑक्साइड है उसकी वजह से आपका रेड सोइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका जैसे ब्लैक सोइल है, तो ब्लैक सोइल का ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, मैग्नीफेरस टाइटेनियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मैग्नीफेरस टाइटेनियम की वजह से होता है। लेकिन ब्लैक कलर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेजरली जो ब्लैक कॉटन सोइल का जो ब्लैक कलर है वो आपका मैग्नीफेरस टाइटेनियम की वजह से है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैग्नीफेरस टाइटेनियम, organic matter, humus, all of these, then you will answer the all of these because these all are the responsible, but you have to choose a option from all of these, that magniferous titanium, organic matter, humus, then you will answer the magniferous titanium because this is the most important component that is providing the black color to black cotton soil. Are you getting my point? Yes or no? सो यहां पर आपका जो आंसर होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या वहां पर पूछा जा रहा है उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि आप लोग मुंह उठाकर आंसर कर दोगे सर ये रहा इसका, ऐसा नहीं, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ लेना कि व्हाट दे आर सेइंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सभी को? ओ ऑनलाइन वालों, ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा आपका टेलेज और टेलेज का इफेक्ट। अब तुम्हें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि आपका जो टेलेज है उसके बाद फील्ड में क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आपका एग्रोनॉमी के अंदर या एग्रोनॉमी की जो भी प्रैक्टिसेस थी उनको हमने स्टडी किया। देर आफ्टर जो आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फिजियोलॉजी एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा प्लांट के अंदर सीड जो आपका बेसिक यूनिट है। उसके बाद हमने सीड की सोइंग कैसे करना है, उससे पहले हमारा जो टिलेज किया जाता है, टिलेज को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा आता है फील्ड में इरिगेशन। क्या आता है आपका? इरिगेशन, या फिर जिसको आप लोग नाम देते हो वाटर मैनेजमेंट। क्या नाम देते हो आप उसको? वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट क्या है और आप लोगों को क्यों रिक्वायरमेंट है कि वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वाटर जो प्रेजेंट होता है आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड में ही स्कैर्सिटी है, बहुत कमी है। आप सब लोग जानते हो कि पानी लगातार कंटिन्यू हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, और हम 80% जो ग्राउंड का वाटर है वो यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर पर्पज में हम 80% ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो आपका जो टोटल आपका जो नेट क्रॉप्ड एरिया है उसका जो इरिगेटेड एरिया है वो कितना परसेंट है? केवल 43.8%। ये हमारा यहां पर क्या है? इरिगेटेड एरिया है इंडिया का। और जो आपका रेनफेड एरिया है वो हमारा कितना है? सॉरी 51.2 और बाकी कितना? 48.8। यही होता है ना? हाँ, 48.8 एंड 51.2%। ये हमारा इरिगेटेड और रेनफेड एरिया है। अब आप खुद सोच के देखिए कि इरिगेशन के चांसेस कितने हैं, मतलब आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको एक टॉपिक दिया और उस टॉपिक में
जैसे एग्रोनॉमी मैंने आपको पढ़ने को दिया, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, उसमें क्रॉप्स को पढ़ लिया, उसमें आपने टर्मिनोलॉजी को पढ़ लिया। आपको देखने से लग रहा होगा कि जो एग्रोनॉमी है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन मैंने बोला कि क्या आपने क्रॉप के डिजीज को कवर किया, आप बोले सर नहीं। क्या आपने इंसेक्ट को कवर किया, आप बोले सर नहीं। क्या आपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को कवर किया, बोले सर नहीं। क्या आपने इनकी पोलिनेशन बोटनी इनको कवर किया, आप बोले सर नहीं। क्या आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर किया, बोले सर नहीं। क्या इरिगेशन रिक्वायरमेंट को कवर किया, बोले सर नहीं। तो आखिर में निकल कर आया कि आपने केवल कितना परसेंट सिलेबस किया, 45%। रिमेनिंग कितना है, 55%। तो अभी वर्क करना बाकी है या नहीं है, जरा बताइए, अभी काम करना बाकी है। सो सेम थिंग यहां पर आपका नजर आता है कि अभी 48.8% एरिया ही इंडिया का क्या है, इरिगेटेड है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन पे आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज को क्या करवाएं, प्रमोट करवाएं। फॉर एग्जांपल, जब हम, आपको याद होगा हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि इंडिया के अंदर आपका या वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करवाकर और हम मैक्सिमम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करें। और इसमें हम लोगों ने नई नई टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल हमारा जो यहां पर फर्टिलाइजर्स था, हमारे पेस्टिसाइड्स थे, इरिगेशन फैसिलिटीज थी, नई हाई यील्डिंग वेराइटीज थी, इनको इंट्रोड्यूस करवाया और इससे हमने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। लेकिन उसका इंपैक्ट जो था वो केवल और केवल आपके नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला। बाकी आपका जो साउथ इंडिया था या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, यहां पर आज भी इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, काफी ज्यादा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपका इरिगेशन फैसिलिटीज मेनली जो है नॉर्थ इंडिया में भी, आपका जो पंजाब और हरियाणा रीजन है इसमें हमने चैनल्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज भी जो है बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात है या फिर आपका महाराष्ट्र है या फिर आपका राजस्थान है, तो इन स्टेट में, या एमपी है, तो इन स्टेट में आज भी इतनी अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है कि इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए। और खासकर जो हिली एरियाज हैं उनमें तो हम इरिगेशन कर ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर वाटर चैनल नहीं जा सकते जो हम यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि यहां आपका जो लेवल लैंड है तो यहां पर आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रमोट करवाई जा सकती है इजीली। बट आपके जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाओगे या फिर किसी भी हिली एरिया में जाओगे तो वहां पर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करवाने के लिए हमें वहां पर पाइपलाइन को यूज करना पड़ेगा। खासकर आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करवा सकें। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर, खासकर आपने वीडियोस में ऑब्जर्व किया होगा, ज्यादातर आपने इंस्टाग्राम में तो कम से कम जरूर देख लिया होगा, वो आप लोग ज्यादा रन करते हो, कि आपने देखा होगा बांस की पाइप होती हैं और उनको यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। हैव यू सीन दैट थिंग? बैम्बू पाइप्स in your area you are using? Are you sure? Have you seen that one practically? Do you have field? How many acre? Okay. तो क्या होता है कि आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करवाने के लिए अभी बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। अब देखो, वाटर को हमें मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उस बात को समझते हैं। बाकी इरिगेशन का जितना भी पोर्शन है हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इरिगेशन क्या है और इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इरिगेशन मेथड कौन कौन से हैं, उनको सभी को ही पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग आई थिंक सो बचपन से पढ़ते आए हो, जब से आप 10वीं क्लास को पास किए हो, वो नहीं, आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि पानी को क्यों बचाना चाहिए। याद है, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
समझ में आ गया? तो वैसी हालात आपकी भी है। अगर पानी आपको बचाना है तो डेफिनेटली लिविंग बीइंग जितनी भी हैं उन सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, और हमें इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पानी को हमें धीरे धीरे यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हमें पीने के लिए पानी की नीड है, जब हम खाना बनाते हैं तो पानी की नीड है, कपड़े धोते हैं तो पानी की नीड है। तो क्या इन सब के लिए मैं बताना पड़ेगा आपको कि पानी किस किस लिए रिक्वायरमेंट है? जैसे 10वीं क्लास में पढ़ते थे वैसा पैराग्राफ बना के बताऊं क्या? अबे, तो इरिगेशन का या जो भी आपका फैक्ट है उन सभी को आप अच्छे से पढ़िए उसके अंदर, है ना। और जितने भी आपके फैक्टर हैं इरिगेशन के उनको स्टडी करके आइएगा अच्छे से, क्योंकि इरिगेशन का पूरा पार्ट आपका कल उसी के साथ ही डिस्कस किया जाएगा। और बेटर रहेगा कि आप इरिगेशन की जितने भी जो भी आपका किस एरिया में कितना इरिगेशन है, कितना आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, कितना वहाँ पर इरिगेशन परसेंटेज, कौन से स्टेट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में कितना परसेंटेज एरिया इरिगेटेड है, वो सारा आपको यहाँ पर जो है रिमाइंड होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि उसको हम लोग पढ़ पाएँ, कर पाएँ। ठीक है, तो कल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़कर आ जाओगे या नहीं, बोलो। ठीक है, तो इरिगेशन आपका सीड कंप्लीट हुआ, टिलेज कंप्लीट हुआ, ये दोनों टॉपिक आपके क्या हो गए अभी कंप्लीट। और हाँ, आज वाले जो क्वेश्चंस थे जो वहां डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से पढ़कर आ जाओगे। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर आज मिल जाएगी, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, उसको भी आप लोग जो है पढ़ते रहना, लिखते रहना, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ये नहीं कि वहां आए हैं तो यहाँ नहीं आ सकते, कहीं भी आ सकते हैं यार। आज ट्रेंड समझिए इस चीज को। और अगर तुम लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे होंगे, तुम्हें पता लग गया होगा कि क्वेश्चंस को इतना बड़ा हार्ड नहीं थे, है ना। क्वेश्चन इतने बड़े डिफिकल्ट नहीं थे कि तुम लोग कर नहीं सकते हो, आराम से कर सकते हो। बट फिर वही बात है, क्या धीरे 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 धीरे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।